This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मुस्कुराहट से प्रोग्राम का आगाज़ करूं ताकि आपका भी दिन जो है वो बड़ा ही खुशगवार गुज़रे। ताहम आजकल के हालात व माशी चैलेंजेस की वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन हम बैनुल-अक़वामी मंडियों की भी बात करते हैं, मुकामी मंडियों की भी बात करते हैं, कुछ रोज़ाना के अखबारों के अंदर आने वाली सुर्खियों पर भी गुफ्तगू करते हैं, सोशियो इकनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक्स पर भी गुफ्तगू शुरू की और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक होते हैं। आप अपने सवालात काइंडली प्रोग्राम से पहले भेज दिया करें ताकि एक आसानी पैदा हो जाए सवालात पूछने पे। अगर मुझे ढूंढना चाह रहे हैं तो अब फेसबुक ने बड़ा आसान कर दिया है। @अली नासिर ECO, E फॉर एलिफेंट, C फॉर कैट एंड O फॉर ओहो, ये वन वर्ड है। इसमें तमाम चीज़ें जो हैं मेरे नाम से मंसूब और मेरी हरकत से मंसूब इसके अंदर शामिल हैं। और इसी के साथ ही मैं तारुफ़ कराऊंगा, आज हमारे मेज़बान और मेहमान के किरदार में होंगे डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, जो कि एक मारूफ मईशतदान है। वेलकम करूंगा आपको। शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में भी कह रहा था क्योंकि आप नौजवान हैं काफ़ी, तो लोग ऐसा महसूस कर लें कि आप मेडिकल डॉक्टर नहीं, इस वजह से मैं ज़रूर लोगों को बताता हूँ कि आप मईशतदान हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मैंने कुछ मौज़ूआत चुने हुए थे, इंतखाब किया हुआ था। जी बिल्कुल। और 15 अगस्त को क्योंकि मैं जश्न आज़ादी के मुतल्लिक़ सवालात पूछ नहीं सका और मुझे पूछना भी नहीं चाहिए था क्योंकि लोग फिर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। चंद मेहमान तो इतने कंफ्यूज होते हैं, वो गलती से 15 अगस्त को 14 अगस्त समझ लेते हैं। जी जी। और अगर इतवार को 14 अगस्त हो जाए तो इतवार को देर से जागते हैं लोग, पता ही नहीं लगता, अगले दिन 15 अगस्त को 14 अगस्त समझ लेते हैं। खैर एनीवे, 14 अगस्त को पाकिस्तान क्रिकेट मैच भी जीत गया। जी। आज जो सवाल मेरे जहन में सुबह सोच के आया था वो ये था कि हमारे यहाँ एक मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है और स्टेट और सिटीज़न जो है उसके दरमियान तफरीक पैदा करती है, जबकि हकीकत ये है कि स्टेट सिटीज़न्स की वजह से एग्जिस्ट करती है। सिटीज़न्स की कंट्रीब्यूशन यानी हर पाकिस्तानी की मेहनत, काविश, कामयाबी दरअसल पाकिस्तान की कामयाबी हर शोबे में। लेकिन चूँकि एक पेट्रियाटिक प्ले होता है, लोगों ने एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करनी होती है और ज़ाहिरी बात है हमारे मुल्क में जागीरदाराना निज़ाम है और जागीरदार पाकिस्तान के मालिक बने हुए हैं और आम आवाम को उन्होंने एक नौकर का स्टेटस दिया हुआ है और उनको कहते हैं पाकिस्तानी और ख़ुद को कहते हैं मालिक। तो इस तरह के जो लोग हैं वो बेसिकली चाहते ही हैं कि स्टेट और सिटीज़न का रिश्ता टूट जाए और वो ये कह सकें कि तुम पाकिस्तान की वजह से हो, वो पाकिस्तान जिसके मालिक हम हैं जी, क्योंकि 80 वडे चौधरी ने, 80 वडेरे ने, हम मलिक हैं। भले मेरे बहुत सारे फैंस हैं, वो गलत ना समझ लें, इसके माने सिर्फ जागीरदारन या हम सरदार हैं। तो बुनियादी तौर पर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरी और जो मुल्क है, वतन है, वो दो अलग चीज़ें। इस पर मैं चाहूँगा कि आप मुफस्सिल गुफ्तगू करें और यूथ के किरदार पर भी बात करें। अच्छा, इसमें बहुत शुक्रिया अली भाई। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से ही दुनिया की नज़रें इस पे लगी हुई हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से तोड़ फोड़ दिया जाए, क्योंकि पहले दिन से ही दिल से तो किसी ने भी इस मुल्क को एक्सेप्ट नहीं किया बनने के लिए। अब आप देखिए, अगर जो भी चाहे वेस्टर्न पावर्स थी या आपकी जो यहाँ पे एशियन पावर्स थी, उन्होंने बहुत ही रिलेक्टेंटली पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया जी। उसके बाद भी बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट तो कर लिया, तस्लीम तो कर लिया, लेकिन इम्प्लिसिटली जो आप समझ लें कि अंदरूनी सतह पर पाकिस्तान को तोड़ने पे लगे रहे। ज़ाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है, हालांकि हम दोस्ती की बात करते हैं और फ्रेंडशिप की बात करते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान है उसने हमेशा से ये कोशिश की है और ये कोशिश कर रहा है। ज़ाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ था पाकिस्तान, वो तो ये चाहते थे कि ग्रेटर हिंदुस्तान बने और पाकिस्तान उनके उस आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बना दिया। तो ये बात तो बिल्कुल तय है, चाहे हम फ्रेंडशिप की बातें करें या ना करें, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब उसका एक जो आसान टारगेट था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक इनहेरिटेड प्रॉब्लम था। इनहेरिटेड प्रॉब्लम आपको पता अली भाई, किसी भी सिस्टम में हो तो वो उस सिस्टम की तबाही का बायस बनता है। इनहेरिटेड प्रॉब्लम ये था कि हमारे यहाँ जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो पाकिस्तान बनने के बाद नहीं हुए।
एक तो बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान बनने के बाद ही हम एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गए कि जो पाकिस्तान के बानी थे वो 1 साल बाद ही इंतकाल कर गए, और हम मैनेजमेंट भी, जो हमारी कंट्री की मैनेजमेंट थी, वो भी इस तरह से अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाई। बल्कि सर उसमें भी इंक्वेस्ट और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वाकया किस तरह से पेश आया था जी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आधी रात को मामला ऐसा हुआ कि वो जहाज आया ज़ियारत से ये, जबकि फिल्म जिना आपने देखी होगी जिसे अकबर साहब ने प्रोड्यूस किया, उसमें बड़े स्पेशल अंदाज में ख़ास तौर पे उन्होंने ये दिखाया है कि दिन के उजाले में वो एम्बुलेंस ब्रेकडाउन हुई है, क्योंकि फातिमा जिना यूं करके आसमान की तरफ देखती हैं और सूरज चमक रहा होता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लोग इन चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते ना। तो फिर वही हम ये तालीमी निज़ाम जिसका रोना रोते हैं, बात गलत उस दूसरे ट्रैक पे चली जाएगी। जी जी, ये तो वही हमें डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ा के जो है ना, कुछ चीज़ें कुछ थी उसको हमें किसी तरह से पेश किया गया, और जो जेन्युइन हिस्ट्री लिखने वाले थे उनको साइड पे कर दिया गया। बहरहाल ये तो बिल्कुल एक अलग बात है और बड़ी जो तल्ख हकीकत है। नहीं, एक बड़ा हादसा है, कहते हैं ना कि इवेंट्स चेंज द हिस्ट्री ऑफ नेशंस। बिल्कुल, द डायरेक्शन ऑफ हिस्ट्री इज समटाइम्स डिसाइडेड बाय सिंगल स्मॉल लेवल इवेंट। बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये तो बहुत बड़े स्केल का इवेंट था। हाँ, आपको पता है, और उसको भी मिस रिपोर्ट किया गया। तो बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि हमारे पास इनहेरिटेडली प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान के अंदर, अगर आप ये भी बात, वो बिल्कुल नहीं है कि ये बात ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बगैर किसी रिसर्च के कर दी गई है। आप अगर स्ट्रक्चर देखें, मुस्लिम लीग, उस वक्त की जो मुस्लिम लीग थी और उस वक्त के जो आपके सियासतदान थे, या जो भी हमारे जो पैट्रन्स थे कंट्री के, तो वो उनमें से 70-80% वो लोग थे जिनकी ठीक ठाक किस्म की यहाँ पे ज़मीनें थी और अब भी हैं। ठीक है जी, अब वो लोग, और डेफिनेटली कलामी माफ, हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी जी, वो PSX के मुतालिक थोड़ी मुख्तसर वो कर लूँ, फिर उसके बाद वापस आऊँगा, बड़ा अहम मौजू। बिल्कुल, मैं इतनी देर में पानी पी लेता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप पानी पीने वाली बात भी है, क्योंकि खूब तबीयत में थोड़ा ठहराव भी चाहिए, क्योंकि PSX जो है उसने एक और PSX हमारी जो है नफ्सियाती हो गई। मेरा मतलब नफ्सियाती हद को एक और को पार कर दिया, 40,050 पॉइंट्स के ऊपर पहुंच गई है। वैसे फिर ये रुकने वाली है ये यकीन करें, मैं कल एक और मेहमान भी आए थे हमारे, मैंने उनको कहा, मैंने 3-4 दफ़ा कोशिश की अपनी फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की किताबें रद्दी वालों को भेज दूं, मतलब मेरे लिए फजूल हो गया ना। अब मैंने 3-4 दफ़ा सोचा तंदूर वाले को दे दूं, तंदूर वाला उसके अंदर रोटियां लपेट के दे देगा, शायद ऐसी बात नहीं है। अब बेहतर है कि जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है इसको रद्दी वाले को बेचें। वजह ये है कि इसकी जो है ये पूरी की पूरी आप सेंटिमेंटल वो अप्रोच पे चल रही है, हमें तो समझ नहीं आती। या फिर ये है कि दिस इज़ अ वेरी यूनिक केस स्टडी फॉर द वर्ल्ड। अगर आप इसको पॉजिटिवली पोर्ट्रे करें तो हम जो है ना, वो हम जो मुनफरिद होते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि यूनिक है, तो ये दिस इज अ वेरी पॉजिटिव केस स्टडी। पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, उसकी वजह सारी दुनिया आके देख रही है, सारी दुनिया की स्टॉक एक तरफ चलती है, किसी न किसी हद तक अलाइंड होती है आपकी इकोनॉमिक बैरोमीटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ। हमारी स्टॉक कई दफ़ा बिल्कुल उसके बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्ट्रो उसके चल रही होती है, जी जी जी, कॉन्ट्राडिक्टली। आप देखेंगे, हाँ एग्जैक्टली, आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, ग्रोथ नीचे कई दफ़ा जा रही होती है, लेकिन हमारी स्टॉक किसके साथ चल रही होती है? सेंटिमेंट्स पे, न्यूज़ पे। तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी यूनिक केस, जो कि अगर आप, और इसको इंटरनेशनल इवन सेंटिमेंट्स में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी। इवन अगर मैं आपसे, क्योंकि लोग बोलते हैं कभी कभार पॉलिटिकल बात भी किया करें, मैं कहता हूँ नहीं, पॉलिटिको इकोनॉमिक बात कर सकता हूँ, कह दे। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, अगर सियासी हालात की जानिब भी देखें तो मीडिया तो ऐसे, कल मैंने रात के प्रोग्राम खोले, अगर कोई गोरा हो, अच्छा आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह लैंड रिफॉर्म होने चाहिए उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के रिफॉर्म्स होने चाहिए। रीजन दोनों की एक ही है, ये मैं आपको बता दूं। उस पर मैं आऊँगा, अंदर की राज की बातें भी आपको बताऊँगा, क्यों आपने बड़ी अहम बात की है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, शाम को वैसे मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, मैंने करंट अफेयर्स के चैनल प्रोग्राम लगाए, ड्रम 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 धमाके, पाकिस्तान में तब्दीली आने वाली है, यूं हो गया वो, प्रेस जम, अगर मैंने कहा पता नहीं क्या जो स्टॉक में पैसा लगा रहा होगा, सरमायाकारी कर रहा होगा, परेशान हो जाए, पता नहीं यार कल धरना होने वाला है, मार्च होने वाली, पता नहीं मुल्क में क्या हो जाएगा। मैंने जब लगाया तो वो एक बड़ी, नाम नहीं लूँगा, एक बड़ी खूबसूरत सी खातून है, उनका करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होता है, लोग उनको ज़्यादा, उनकी बातों को कम सुनते हैं, उनको ज़्यादा देखते हैं, उनकी बातों को कम सुनते हैं। तो बड़ी घबराहट के अंदर उन्होंने प्रोग्राम का आगाज़ किया, धुड़म भुड़म, बल्कि वो खुद भी मुस्कुरा रही थी कि उनके प्रोड्यूसर ने किस तरह का पैकेज बना दिया, पाकिस्तान में तब्दीली और ये वो, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ही नहीं होने वाला। लेकिन नॉनदलेस
अगर आप उसको भी सही कंसीडर कर लें तो मार्केट के अंदर तो सेंटीमेंट नेगेटिव होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी पॉलिटिकली इंडेक्स बढ़ रहा है। इंडेक्स बढ़ रहा है। आप मुझे बताएं कोई सियासी हालात के अंदर कोई पॉजिटिव बात आपने सुनी हो तो मुझे बता दें। बिल्कुल, अभी तो बल्कि जो है अपोजिशन तैयारियां कर रही है उसके वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की, मोबिलाइज हो रही है 2-3 वीक्स के अंदर। सर ग्रीस में जब ये हो रहा था जी तो वो बेचारे परेशान थे। बिल्कुल जी, ग्रीस में लोग सड़कों पे निकल रहे थे सब जो बिल्कुल। आपके यहाँ तैयारी हो रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, फिर लोग बोलते हैं तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं एसईसीपी ने अहम किरदार अदा किया। वैसे मैं ज़्यादा तफसील में बात नहीं करता, बहुत ही मोहतात रहता हूं, क्योंकि सरकारी इदारों या अफसरों के बारे में बात करते मोहतात रहना भी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल ये है कि ये ब्रोकर मेंबर वगैरह जो थे सब हमारे शुतर बेमुहार हुए थे जी, और एसईसीपी ने पिछले 2-3 साल में इनको काफ़ी कंट्रोल किया, वरना तो ये कहीं काबू में ही नहीं आ रहे थे। एक तो वजह इनकी आपसी लड़ाई थी, इनका जो आपस में झगड़ा हो गया ना, तो वो कहते हैं ना कि इसकी बात नहीं कर रहा, इससे हट के एक बात कर रहा हूँ। एक कहावत है या कहानी समझ लें, हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है जी, तो इन्होंने घास का भी नुकसान किया। हाँ, वो पिस जाता है इसमें। इन्होंने घास का भी नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया, और एक हाथी रेस से ही बाहर हो गया, लड़ाई से ही बाहर हो गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक हाथी बेचारा इतना, इन्होंने उसको इतना जख्मी कर दिया कि वो रेस से ही बाहर हो गया। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 1000 रुपए में उसका वो उन्होंने वो भी कर दिया काम। एक मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने काफ़ी सिलसिला उनका जो है आपस की लड़ाई ने काफ़ी इनको काबू किया। दूसरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, उसकी वजह से ये काफ़ी हद तक काबू में आए। फिर आपको पता है इनके बारे में एक हमारे एंकर भी थे जो क़यामत का हाल भी बताते हैं, वो भी एक के पीछे पड़ गए थे। खैर अब भी नहीं बता रहे हैं। नहीं, अब नहीं बताएंगे, अब नहीं वो बताएंगे। खैर छोड़ें, उस तरफ तो बिल्कुल ही ना जाएं, मैं और आप फंस जाएंगे। तो आप बात कर रहे थे माजरत कता कलामी की, मैंने कहा थोड़ा सा तो ये अब बल्कि आपने अच्छा किया कि देखें इसके साथ भी बड़ा लिंक है, बड़ा रब्त है कि मैंने आपको बताया कि जब पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है वो बना तो उसमें जो स्टेक्स थे, जो उसकी एसेट डिस्ट्रीब्यूशन थी, आप चले लैंड की बात कर लें, वो उसको बाकी बिजनेस तो उस वक्त इतना एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। आप ये देखिए कि टॉप 5% 10% लोगों के पास आपकी जो लैंड थी वो उसको कंट्रोल किए हुए थे। और ये लोग ये अब से नहीं थे, ये वो लोग थे जो अंग्रेज़ों के वफादार थे, सबको पता है। उन्होंने इनको ज़मीनें दी थी और वही ज़मीनें इनके पास थी और वही ज़मीनें इनहेरिट हो गई। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो उन ज़मीनों को बचाने के लिए ही तहरीक पाकिस्तान में शामिल हुए और पाकिस्तान में वो आ गए यहाँ पे। बहरहाल ऐसा कुछ लोग, चंद लोग कहते हैं, चंद लोग ज़ाहिर है कि कहते हैं, जो कि ये हमारी राय नहीं, ये हिस्टोरियंस है, इसमें आप रिसर्च कर लें, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं ये हम अपने जो नाज़रीन हैं उनके लिए बिल्कुल अपने मौजू को खुला छोड़ देते हैं, वो खुद तहकीक करें और उस पर नतीजे पे पहुँचे। हमारी अपनी ज़ाती कोई राय नहीं है। तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि वो उसमें जाहिर है कि हम जो अगर पॉजिटिवली बहुत सारे जेन्युइन लोग, जाहिर बात है, जो चाहते थे बिल्कुल। और इसी के ऊपर नाजरीन हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा कि जश्न आज़ादी उन लोगों ने ज़्यादा बनाई जिनके पास शायद इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हो या जिन्हें कम रिवॉर्ड मिला हो इस नेशन के अंदर, और जिन लोगों को मोस्ट ज़्यादा रिवॉर्ड मिले वो पूरा दिन सोते रहे। 14 अगस्त को किसी ने कोई परवाह नहीं की कि पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मना ली जाए। इसके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर शुजात मुबारक के साथ और बात कर रहे थे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। सर 2-3 चीज़ें हैं मैं कहा हमारे जहन से निकल ना जाएं। जी बिल्कुल। एक ये है कि हमारे मुल्क का जो दूसरे मालिक में नाम हुआ उसमें बहुत बड़ी 2 शख्सियात हैं जिनका इस महीने और ख़ास तौर पर इन तारीख़ों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। एक नाज़िया हसन, जी बिल्कुल, डिस्को क्वीन, और उन्होंने बहुत ही, जैसे आप कहें कि वो कारनामा करके दिखाया बड़े सगीर के अंदर जो उनसे पहले किसी ने न किया। जी बिल्कुल। उनके भाई ज़ोहेब हसन साहब जो हयात हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बड़ी अच्छी उनकी आवाज़ है। और नाज़िया हसन दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम किया, बिल्कुल, हमारे मुल्क में भी, पड़ोसी मुल्क में भी और दीगर ममालिक के अंदर भी। और इसके अलावा जो है मैं भूलूँ ना तो बड़ी अहम बात है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जी, जिन्होंने दुनिया में हमारी बहुत शोहरत की, बहुत पसीराई पाकिस्तान को उनकी वजह से। और वो पिछली दफ़ा मैंने आपको कहा था ना, पीटर गैब्रियल थे वो, जिनके साथ मिलकर उन्होंने बिल्कुल बरतानिया में काफ़ी काम किया था। और बल्कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान है जिन्होंने ये जिनका ये गाना पाकिस्तान का पैगाम बन के निकला कि मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान।
तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने हमारे मुल्क के इमेज की सर हमें बड़ी परवाह करनी है। जी जी। और नुसरत अली खान साहब को मैं जैसे आपको बता रहा था ब्रेक के अंदर, मैं भूल ना जाऊँ, अगले दिन लोगों ने मुझे कहा कि साहब आपने वो दोनों का जिक्र किया, लेकिन आपने बेसिकली वो उनको मशहूर करने के अंदर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े क्रिकेटर सियासतदान का बहुत बड़ा हाथ। जी बिल्कुल, बस मैं नाम लिए बगैर मैंने बोल दिया, क्योंकि आजकल लोग फिर उसको सियासी सम पर ले जाते हैं। लेकिन नुसरत अली खान ने मुल्क का बड़ा नाम किया। उनकी जो मौसीकी है, बिल्कुल नेचुरल बॉर्न किलर्स एक फिल्म आई थी, उसके अंदर साउंड ट्रैक के तौर पर भी और दीगर और ममालिक बल्कि हिंदुस्तान में आप देखें, हिंदुस्तान में, जापान में, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने जाके वाकई इस बात को बताया कि पाकिस्तानी जो है वो फ़नून लतीफ़ा में और मौसीकी में उनका कोई सानी नहीं है। और अभी तक उनके जो ट्रैक्स हैं वो आप देखें, दे आर द अमेजिंग ट्रैक्स। उसमें वो जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो सबसे उम्दा बात उनकी मौसीकी की ये थी कि उनको अंग्रेज़ भी सुन रहा है, उनको जापानीज़ भी सुन रहे हैं, उनको कोरियन भी सुन रहे हैं और उनको पंजाबी भी सुन रहा है, तो उनको सब सुन रहे हैं। मतलब उनकी वो जो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है मौसीकी की, और वो दैट वाज अमेजिंग। और अच्छा, यहाँ पर एक और शख्सियत, चूँकि आपने अंग्रेज़ का नाम ले दिया, मैंने कहा मत भूलें, एक खातून है अंग्रेज़ जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की, ख़ास तौर पे फिलैंथ्रोपी के अंदर, प्रिंसेस डियाना। और उन्होंने भी पाकिस्तान की बहुत खिदमत की फिलैंथ्रोपी के अंदर। वो शी इज़ कॉल्ड द प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स। बिल्कुल। और वो बरतानिया की लोगों प्रिंसेस थी, प्रिंस चार्ल्स की दिल जीते। हालांकि वो खुद तो प्रिंसेस नहीं बन सकी, लेकिन बाकायदा जो लोगों के बाकायदा तौर पे, लेकिन वाकई उनकी खिदमात को आप देखें कि उनको इस दुनिया से गुजरे हुए भी कई साल हो गए हैं, लेकिन लोग हर साल उनकी बरसी, ये बड़े लोग हैं ये, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या जो भी है वो उसका वो एक ज़ाती मामला है। लेकिन नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, प्रिंसेस डियाना हो गई, जैसे आपने नाज़िया हसन का नाम लिया, इसके अलावा भी हमारे इन लोगों ने पाकिस्तान का बड़ा नाम किया, हनीफ मोहम्मद थे। तो इन लोगों ने वाकई पाकिस्तान का नाम रोशन किया। या प्रिंसेस डियाना ने हमारी बहुत खिदमत की फिलैंथ्रोपी में, और पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज मर्तबा तशरीफ लाई, वो बिल्कुल मुतअद्दिद मर्तबा तशरीफ लाई। गरीबों का उन्होंने बड़ा ख्याल किया, गरीबों के इलाज के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, आपको पता होगा यहाँ पर। और फिर वही मैं भूलूँ ना, क्रिकेटर सियासतदान उनको अपने फिलैंथ्रोपिक जी वो बिल्कुल के अंदर भी उन्होंने उनको वो इन्वॉल्व एक किया। पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल था उसको प्रमोट करने के लिए, शी वाज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज जी, एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ द कॉमनवेल्थ। बिल्कुल। तो इसके साथ ही सर मैं दोबारा से जी हमारे अहम मौज़ूआत पर आता हूँ। बिल्कुल आइए। और आज मैं कुछ लोगों के सवालात हैं वो मैं आपकी इजाज़त से पूछ लूँ। सबसे पहले तो एक अबहम वाले कन्फ्यूजन वाले सवाल बाद में पूछूंगा। शाहिद निसार साहब जो हैं उन्होंने प्रोग्राम की मियाद की बात की है, भाई ये तो फिक्स है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। और इसके अलावा एक सवाल हमें और मौसूल हुआ था कि एजुकेशन करें इन्वेस्टर्स की स्टॉक्स पर, ख़ास तौर पे वही तो मुतअद्दिद मरतबा आपको प्रोग्राम में बता चुका हूँ। फार्मूला दोबारा से आपको बता देता हूँ, बहुत आसान फार्मूला है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जाके गूगल पे सर्च कर लें। मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली अप्लाई दुनिया के अंदर यही हो रहा है। बाकी वॉल्टर मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं आप कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कुछ मैंने कहा लोगों को आगाही होनी चाहिए। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे, मुश्किल है पाकिस्तान में, मुश्किल है क्योंकि नफी हो गई ना हर चीज़ की। जी ये तो कोई भी देखिए, इसकी ये इन्वेस्टर्स की एजुकेशन से वो बात आई तो एक वेरी बड़ा सादा सा इसका तरीका है। अगर इन्वेस्टर खुद एजुकेट होना चाहे, हमारी जितनी भी बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची में या पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट कोर्सेज करवाती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ का। तो ये बड़ा सिंपल है कि आप वहाँ पे चले जाएं, एक सर्टिफिकेट कोर्स ले लें 4-6 हफ्ते का, और वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। डॉक्टर साहब, इस पर आप काम करें ज़रूर, मैं भी आपकी मावनत करता हूँ इसमें। जी बिल्कुल, ये काम एक ऐसा शुरू करें। अच्छा, इसमें एक गुजारिश मेरी ये नाजरीन के लिए भी कि प्रोग्राम कुछ इस तरह का डिफ़ाइन हो कि उसके अंदर हमारे जो सरमायाकार तबके के लोग हैं ना, दे डोंट लाइक टू मेनी डिटेल्स। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन है वो इनको मिल जाए। अच्छा, उसमें यह है कि ये कंसिस्टेंट भी नहीं हो सकते, तो इट शुड बी नॉट मोर देन 7 क्लासेस, जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने इनकी लेवल ऑफ पेशेंस देखी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, बस चाहते हैं हम रात को सोएं, दिन को जागें और हम अमीर हो जाएं। तो कोई ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम हो बिल्कुल ऐसे जिसमें मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कम से कम बुनियादी एजुकेशन हो जाए। और मेरी ऐसी सीपी से भी गुजारिश होगी कि अगर इस तरह का काम हम शुरू करते हैं कि आपने इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स तो ज़रूर बनाया हुआ है,
लेकिन आपको इंडोर्स करना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम को। कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी नदीम नकवी साहब भी बड़े अच्छे आदमी हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि इस तरह के प्रोग्राम को इंडोर्स करें कि ताकि हमारे इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए बड़ी आसानी पैदा। एक तो ब्रोकर्स का अपना सिलसिला चल रहा है ना, वो तो अलहदा है, बट यू नो इन्वेस्टर्स शुड आल्सो गेट एजुकेटेड लाइक दिस। असल में आपका इन्वेस्टर एजुकेटेड होगा तो फिर ही काम बनेगा। ब्रोकर्स जो हैं, ब्रोकर्स के पास बड़े अच्छे अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि वो फाइनेंशियल एनालिस्ट फंडामेंटल्स के बजाय सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन उनके पास जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं ये बड़े अच्छे पढ़े लिखे लड़के वहाँ पे बैठे हुए हैं। मसला इन्वेस्टर की साइड पे ही आता है। जब इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा आपकी स्टॉक का इतना इल्म नहीं होता और एक ही चीज़ के वो प्रॉफिटेबिलिटी पे भाग रहा होता है, तो वो फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये मैं बड़े इन्वेस्टर की नहीं, मैं छोटे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि और यही छोटे इन्वेस्टर ही ऐसे होते हैं जो कि स्टॉक की रियल डायरेक्शन को डिटरमिन करते हैं। करना चाहिए करते हैं या नहीं करते, ये तो एक इस पर भी तहकीक होनी चाहिए या लोग खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन उनको करना चाहिए। और वो स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, वही इकोनॉमी को रिप्रेजेंट बेहतर तरीके से करती हैं, जहाँ पर छोटा इन्वेस्टर उसकी डायरेक्शन को डिटरमिन करता है। अगर बड़ा इन्वेस्टर 3, 4, 5 या 10 बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक की डायरेक्शन को डिटरमिन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी चाहे कहीं पे भी जाए, आपकी स्टॉक ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर एक बड़ा जो फ्लॉक ऑफ इन्वेस्टर है, वो जाहिर है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेसिस पे ही वो आता है आपकी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन की बेसिस पर। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन की उसकी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इकोनॉमी बेहतर होती है, कुछ सेविंग्स होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, एजुकेशन का लेवल अच्छा होता है, तो वो फिर स्टॉक में आता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका वो बड़ा इन्वेस्टर उसके साथ मैनिपुलेट कर रहा होता है आपकी। अच्छा, मैंने एक आध दफ़ा प्रोग्राम के अंदर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के बारे में मुख्तसरन बताऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, मैंने कहा थोड़ा सा नाजरीन को बता दूं। देखिए, ये जो बड़े बड़े मुहक्किक हैं ना, इन्होंने फिर ये तय किया कि पैसे कमाने के 2 तरीक़ेकार हैं। चाहे कोई भी किसी भी मार्केट में, आप भी मार्केट हाइपोथेसिस के अंदर फॉल करते हैं, सेमी स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग में। एक तुक्का जो कि आप लगाने के मास्टर है, रमज़ान के अंदर आपने बहुत लगाया, वाइल्ड गैस, किसी का वाइल्ड गैस, तो आपने कमा लिया। दूसरा ये है कि अज्यूमिंग रिस्क, ये जो मैंने अर्क निकाला है उसमें से सर निचोड़ निकाला है, बाकी तो बहुत लंबा है, लेकिन वो लंबे चौड़े के अंदर इनको आई डोंट वांट टू गेट देम इनटू दैट कन्फ्यूजन। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि या तो आप तुक्के से अमीर हो जाएंगे, यानी किस्मत या तकदीर आपको बना दे, तो एक अलहदा बात है जी। या फिर आप जो है पंगा लें बड़ा, तो आसान अल्फाज में बताती है तुक्का या पंगा, यानी या तो आप यू मेक अ वाइल्ड गेस जैसे आपने कहा, दूसरा ये है कि जितना बड़ा पंगा उतने ज़्यादा पैसे, तो यू टेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क और अज्यूम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क। बट आई कैन नॉट से दैट यू शुड गो अनकैलकुलेटेड, क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही इस बात के ऊपर है कि हर शख्स जो एजुकेटेड है, उसको अंडरस्टैंडिंग है और इन्फॉर्मेशन तक रसाई है। इन द स्ट्रॉन्ग मॉडल, फिर सेमी स्ट्रॉन्ग, हर एक के अपने अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उसका अर्क ये निकलता है। और मेरे ख्याल इसकी नफ़ी करने के लिए भी कुछ सालों के अंदर कोई नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज विनर आ जाए। बिल्कुल, पीस प्राइज मेरे जहन में अटक गया, क्योंकि हम मांग के ही लेते हैं ना हमेशा। पाकिस्तानी अपनी मेहनत से तो लेना नहीं चाहते, हमेशा मांग के लेना चाहते हैं। माजरत, बुरा ना मानना, थोड़ा दुख होता है मुझे, मेरी अपनी कौम जो है मांग मांग के ले रही। फिजिक्स का प्रोफेसर आके सियासत पर बातें कर रहा है, सर ये गलत है ना। फिजिक्स के प्रोफेसर को आगे फिजिक्स पे बात करनी चाहिए, मैं उनका बड़ा हमदर्द हूँ। आप बताओ फिजिक्स में आपने क्या किया। केमिस्ट्री का प्रोफेसर जाके जो है वो कोई और बात कर रहा है। केमिस्ट्री का प्रोफेसर ये बताया मैंने केमिस्ट्री में क्या किया है। सर बुरा ना मानना, आपके चाहने वाले पसंद करने वाले बहुत मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक शायद डाइवर्ट हो जाए, लेकिन एक बात जो कि मीडिया में भी किसी हद तक आई है और हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने भी बताई है, और ये बल्कि अब अथेंटिक भी हो गई है कि आपकी जो कंट्री है, जो हम पहले ही डिस्कस करते हैं कि हम मॉरल बैंकरप्सी का शिकार हैं। तो आप ये देखिए कि पेशावर में एक रिपोर्ट आई है, मीडिया चैनल्स पे भी शायद चल गई हो, कि जो बच्चे हैं, जो नौमौलूद बच्चे, बल्कि अभी माँ के पेट में जो बच्चे हैं वो भी बिकना शुरू हो गए। आप मतलब पहले से ही आपको अगर एक बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, तो वो जो जो प्रेग्नेंट जो औरतें हैं वो पहले से ही अपने बच्चे को बेच रही हैं। उसकी वजह क्या है? यही गुर्बत है। और अगर आप इसको आप लिंक करें तो कौन इसकी रीज़न बनता है? हम लोग तो हैं ही। इसके साथ हमारे जो गवर्नमेंट और हमारे ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इसके रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि इस खबर पे किसी आप इंस्टीट्यूशन या किसी गवर्नमेंट के बंदे के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, उनको चाहिए था कि ये मेरे ख्याल में ये एक हंगामी सूरत हाल है कि आप फ़ौरन आए कि
फ़ौरन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और इस तरह की आपको खुद देखना चाहिए कि भाई बाकी हम क्या, हमारा मोटो क्या है, हमारे मैनिफेस्टोस क्या हैं, हम चाहते क्या है करना, और हमारे अपने जो क्या नाक तले कहते हैं कि हमारी नाक तले, वो चिराग तले अंधेरे वाली बात होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये गरीब की इस मुल्क के अंदर किसी को परवाह नहीं। आप जो है वो, मैं ये बड़ी बात कड़वी लगेगी कि आप जो है वो धरने पे और फलां और ये और इस तरह की सियासतों पे लगे हुए हैं। भाई ये तो देखो कि आपकी जो गवर्नमेंट है, ये मैं किसी जो भी वहाँ पे किसी की भी गवर्नमेंट होती, ये बहुत ही मुझे दर्दनाक ये खबर लगी। तो आप देखें कि उसको तो पहले आप मिटिगेट करो, उसको तो सॉल्व करो, फिर आप सारी दुनिया का और बाकी मुल्क का ढंडोरा पीटना। सर आप क्यों दुखी बातें करते हैं, छोड़ें। मिडिल क्लास और गरीब का इस मुल्क में पूछने वाला कोई भी नहीं है। जो हम में से चंद पढ़ लिख, मैं अगले दिन यही बात कर रहा था, मैं आपसे भी थोड़ी बात कर लेता हूँ क्योंकि नाजरीन के लिए इसको समझना ज़रूरी है। ये बड़ा सोशियो इकनॉमिक इशू है। सर देखिए, इस मुल्क के अंदर एक फ्यूडल सिस्टम जिसके बारे में हम बात करते हैं, जागीरदारा निज़ाम माशी इस्तेहसाल के ऊपर बेस्ड है। ये पता है अमीर लोग या जो जागीरदार हैं, अमीर की मैं बात नहीं करूँगा, सॉरी मैं इस टेंशन में नहीं पड़ना चाहता। जागीरदार, हाँ ये बिल्कुल आप थोड़ा सा इसमें एक तफरीक है कि अमीर और जागीरदार मेंटालिटी के लोगों में मेंटालिटी फ्यूडल, इवन के इंडस्ट्रियल फ्यूडल्स भी हैं जो कि आपको, जो कि मॉडर्न डे में इंडस्ट्रियल स्लेव्स जिनने रखे हुए हैं, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक नहीं देते हैं। बल्कि हमारे जो गवर्नमेंट के ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, मुझे बात करने दीजिए कि हमारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को 4-4, 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो अब ये कौन से गवर्नमेंटल, आप देखेंगे जो, अब मैं नाम नहीं लूँगा हमारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का, लेकिन ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को सैलरी नहीं मिलती। अब क्या करें वो बेचारे लोग। मैं आपको एक की बात बताऊँ, मेरा जो अपना जहन कहता है वो ये कि फ्यूडल्स कहते हैं कि अगर आप पढ़ लिख गए हो, ज़रा से तालीम याफ्ता हो गए हो, तो अगर आप इस मुल्क से जाना चाहते हो तो गो राइट अहेड। ये कहते हैं गेट आउट। सच आपको बता रहा हूँ, तभी आपके मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो जाता है। कहते हैं दफ़ा हो जाओ, पढ़ लिए दफ़ा हो जाओ, डॉक्टर पढ़ लिए कोई बात नहीं दफ़ा हो जाओ, हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। देखें सर, ये बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको, आप भी नौजवान आदमी हैं। जी बिल्कुल, मैंने बड़ी खाक छानी, बड़े धक्के खाए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी ये फ्यूडल मेंटालिटी वो कहती है कि या पढ़ लिख गए या दफ़ा हो जाओ इस मुल्क से, गेट आउट फ्रॉम हियर, अवेयरनेस ही क्रिएट कर। हाँ, और दूसरा ये कि अगर तुम थोड़े से पढ़ लिख गए हो तो हम वही फ्यूडल मेंटालिटी के लोग हैं, हम तुम्हें थोड़ा सा अपर स्टेटस दे देंगे, नोबल, अपना नौकर ही रखेंगे तुम्हें अपनी जूतियों पे, लेकिन तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम इन गरीबों को लूटेंगे, तबाह करेंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली हमारे अपनी जो इंटेलेक्चुअल करप्शन है ना, जिसकी बात होती है, वो इंटेलेक्चुअल करप्शन ये कि वो खुद ही पिकअप करते हैं। जो इंटेलेक्चुअल अच्छा होता है वो कहते हैं यार आजा, साढ़े नाल मिल जा, राल मिल के ऐसी तबाही फेरांगे। हाँ जी। और जो बाकी जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है कहता है यार मैं सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहता, मैं बाहर के मुल्क जाना चाहता हूँ, कि वेलकम ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाओ, गेट आउट, ठुड्डा मार के बाहर निकाल देते हैं। उससे हमारे मुल्क को बड़ी तबाही और नुकसान पहुंच रहा है। और खुद आप एक बात की थी, उसमें मुख्तसर सा इजाफा कर देता हूं। जी बिल्कुल। देखें सर, यही लोग गॉड सेव द क्वीन गाते थे, अगले दिन पाक सर जमीन बना ली। ये वही लोग थे, मैं इनकी तस्वीरें आपको दिखा दूंगा। इनके आबाओ अजदाद जो थे ना, अंग्रेजों के कहीं जूते पॉलिश करते हुए दिखाई देंगे, कहीं उनके बच्चों के पोतड़े धोते हुए दिखाई देंगे, कहीं उनके जानवर पालतू जो वो रखा करते थे बड़े अच्छे, जो मुशर्रफ के पास भी थे, उनको नहलाते हुए दिखाई देंगे। और जो ही आज़ादी हुई ना, ये नज़रिया पाकिस्तान के अलमबरदार बन गए। ये सर 2 नंबर दुकानदारी वाले लोग हैं जी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जागीरदाराना तबका जो हमारा, माजरत के साथ कुछ चंद लोग मुझसे शायद नाराज हो जाएं, इन्होंने बड़ा ड्रामा खेला। ये अंग्रेजों के थल्ले लगे रहे, जो ही पाकिस्तान बना इन्होंने हाईजैक कर लिया पाकिस्तान को, यहाँ पाकिस्तान का झंडा लगाया और फौरन जो मैं जिसे कहता हूँ ना रिवायती डिस्को डांस शुरू करके उसके साथ ही नजरिया पाकिस्तान के अलमबरदार बन के तकरीबें करना शुरू कर दी। ऐसे ऐसे 2 नंबर लोग मुझे पता है सर, जिन्होंने अंग्रेजों के जूते पॉलिश किए हैं, जो अंग्रेजों के घरों में माली, नाई और दर्जी का काम करते थे, और अंग्रेजों ने उनको जमीन दी। अगले दिन पाकिस्तान के बनने के बाद नजरिया पाकिस्तान के अलमबरदार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की फोटो अपने घर में लगा के ये लोग जो है इन्होंने अपनी दुकान चलाना शुरू। ऐसे सर 2 नंबर लोग मुल्क के सबसे बड़े साजिशी हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इन लोगों को हमें कैप्चर करना है। देखें, जो भेड़ की सूरत में भेड़िए घूम रहे हैं इस मुल्क। अली भाई, ये हमारा कसूर है, हमारा कसूर। आपने इंटेलेक्चुअल करप्शन की बात की ना, उन जितने भी ऐसे लोग हैं उनको हम लोग बताते हैं कि भाई ये रास्ता है करप्शन करने का, ये रास्ता है आपकी अपनी दौलत को, वेल्थ को छुपाने का, ये रास्ता है टैक्स इवेशन का, ये रास्ता है आप लोगों से बच जाएंगे। तो सारे रास्ते तो हम खुद बताते हैं, उनको बता रहे होते हैं ना। वो तो अब जितने भी जो भी आप जिसको आप फ्यूडल जो भी एक हो सकता है 0.01% हूँ आप हमारे मुल्क में, तो उनको इतना पता नहीं होगा। ये बाकी जो हमारे हम जैसे
जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग कहते हैं, वो जनाब उनको बताते हैं कि भाई ये किस तरह से अपने जो एसेट्स हैं उसको छुपाना कैसे है, किस तरह से अपने आप को वो मैंने उनको तकरीरें लिख के दे रहे होते हैं कि आप ये पढ़ें। उनको हो सकता है ज़िंदगी में उन्होंने नेपोलियन का नाम ही ना सुना हो, उसकी तकरीरें और इस तरह की वो बहरहाल। तो ये हमारे बहुत सारे साफी भाई भी हैं, इसमें हमारे बहुत सारे साफी भाई, बिल्कुल जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप भी साफी, एजुकेशनिस्ट भी हैं, सारे सब इन्वॉल्व। तो ये है इसकी रीज़न। इंटेलेक्चुअल करप्शन जो है उसकी बड़ी रीज़न आपने बताया, तकरीरें लिखने वाले बहुत तो आगे बात गए फिर वो उसके पेशावर के जो बच्चे थे उससे हट गई है। आप बताइए मुझे कि क्या ये सर गरीब का बच्चा है, यकीन करें कोई नहीं पूछेगा, मिडिल क्लास का बच्चा है कोई नहीं पूछेगा। APS 16 दिसंबर 2014 को लोग भूल गए ना, मैं आपके पास था, आपको याद है, सारी दुनिया परेशान थी कि इनके मुल्क में क्या हो गया। यकीन करें लोग बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वाक़या भूल गए, लोग सानिया गुलशन इकबाल पार्क लाहौर भूल गए। मिडिल क्लास या गरीब आदमी का बच्चा है ना, तो जानवर के बच्चे का उससे ज़्यादा स्टेटस है इस मुल्क के अंदर जितना है गरीब और मिडिल क्लास। माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहते हैं, ऐसे ही है, सब भूल गए लोग, सब भूल गए, शहादतें भूल गए लोगों की, हमारी सब चीज़। लेकिन अगर किसी अमीर का कोई बंदा होगा, जैसे एक बच्चा है वो किसी का, उसका अभी आपको पता होगा रिसेंटली कत्ल हुआ है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, जी, सारी मीडिया फोकस उसके ऊपर है, लेकिन उन बच्चों की रिकवरी के ऊपर कोई मीडिया फोकस नहीं है, किसी का फोकस होगा भी नहीं। आपको पता है इस मुल्क के अंदर आज़ा बिक रहे हैं, ये आज़ा स्मगलिंग कर रहे हैं। मैं और आगे नहीं जाना चाहता वरना पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि आजकल पाबंदी लगाने में बड़ी तेज हुई हुई है ना, हमारे जो इदारे काम तो करते नहीं है, पाबंदी लगाने में तेज है। बिल्कुल। तो बेसिकली ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं गैर अखलाकी की, जिनकी वीडियोस बनाकर बाहर के ममालिक में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान उन लीडिंग ममालिक में से बन गया है जहाँ इस तरह की वीडियोस बनती हैं गैर अखलाकी, जो जिनमें बच्चे होते हैं और वो बाहर के मुल्कों में। आई डोंट वांट टू से दिस बट आई एम टेलिंग यू, ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और आपके ऑर्गन्स जो हैं यहाँ पे बड़ी ये बच्चे जितने भी अगवा हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया गरीबों के बच्चे हैं, तो वो सारे अगवा होते हैं, उनके ऑर्गन्स निकालते हैं और उसको बेच रहे होते हैं। इसी तरह से एक ये मैं बल्कि अपने नौजवानों को भी बता दूं, ऐसा गंदा काम करने वालों पर या अल्लाह अजाब नाजिल हो। ये अली भाई मैं एक अवेयरनेस है, एक न्यूज़ ये आई है कि कुछ कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में कुछ एक मुनज़्ज़म ग्रोह है लड़कियों का, जो खूबसूरत नौजवान होते हैं, ये बड़ी खूबसूरत लड़कियां, उनको उनके साथ एक गपशप लगा के उनको ले जाते हैं, फिर उनके अज़ा निकाल के और आगे ये इस तरह के 4-5 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो मैं अपने जो दोस्त हैं नौजवान हैं उनको भी ये इसी तवज्जुह से उनको आगाही दूंगा कि भाई इस तरह के जो अननोन लोग हैं उनसे अपना रब्ता जो है वो बेहतर है कि ना ही रखे। ये ना हो कि आपको किसी अपने अज़ा की सूरत में उसका जो है ना खमियाजा भुगतना पड़े। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हम हमेशा गैर रवायती मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, सोशो इकनॉमिक मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, इकनॉमिक मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, माशी नाहमवारी पर गुफ्तगू करते हैं। यकीन करें पाकिस्तान से मोहब्बत जो करता है वो इस मुल्क का जो है ना दर्द महसूस करता है, इस मुल्क के लोगों का दर्द महसूस करता है। जो लोग कहते हैं सब चीज़ें ठीक हैं, वो इस मुल्क के दर्द को महसूस नहीं करते। हमें सबका दर्द महसूस करना है, इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। हमारी वजह से हमारी मेहनतें, हमारी काविशें, हमारी कामयाबियाँ इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगी। आइए सब अज़्म करते हैं कि हम और मज़ीद कामयाब हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है अली नासिर, डॉक्टर शुजात मुबारक और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।